कृष्ण रॉय के पास आती हूँ। रॉय साहब, जिस तरीके की प्लानिंग अब कांग्रेस लग गई है और ये 70 लोकसभा सीटों की जो बात हो रही है कि इसको फेज वाइज इस एटम बॉम्ब को छोड़ा जाएगा, अब ये धीरे धीरे करके, अभी तो पहला बॉम्ब आया है जिसने कि पूरे एक तरीके से सबको बिल्कुल एक मूर्छित अवस्था में बीजेपी को कर दिया है, और मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को तो पता नहीं अभी क्या हालत हुई है। तो जब ये 70 लोकसभा सीटों का आंकड़ा जब कांग्रेस इसका खुलासा कर देगी या करती जाएगी कुछ कुछ फेजेस में, तो क्या हालत बीजेपी की होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी दौरान बीजेपी के नेता कांग्रेस छोड़ कर जाने लगेंगे, बीजेपी की पार्टी छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे? नीलू जी, कल आपकी खोजी निगाहों ने यह बात देख ली थी किसी कैमरे के जरिए कि राजीव कुमार जो इसका असली खलनायक था वह देश छोड़कर माल्टा चला गया है। तो अब ज्ञानेश कुमार के लिए धरती में कौन सी जगह है जहां पर इनके सारे कुकर्म और सारे कुकर्म से कमाए हुए पैसे धन सुरक्षित रहे और इनको नागरिकता मिल जाए? इसके बारे में भी ये कम से कम जयशंकर से तो कुछ सलाह ले ही सकते हैं। लेकिन ये जो राजीव कुमार और मोदी जी के तनाव की बात कर रहे हैं, लॉ में एक रिश्ता होता है मास्टर और सर्वेंट का। एक मालिक होता है, एक उसका सेवक होता है। अग्रज अनिल सिन्हा जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि किसान कौन होता है और बटाईदार कौन होता है और चरवाहा और हरवाहा कौन होता है, किसकी क्या हैसियत होती है। तो राजीव कुमार ने मोदी के सहयोग से चुनाव आयोग को हिज मास्टर वॉइस की पोजीशन में ला दिया है कि जो इच्छा होगी पीएमओ से जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अब वहां से देखिए राजनीति उससे आगे बढ़ गई है। अब 65 लाख रद्द कर दिए, 65 लाख की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भूलभुलैया खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को एक दिन भ्रम में रखा जब उन्होंने कहा योगेंद्र कुमार जी यू स्पोक मार्वेलस, योर आर्गुमेंट वाज मार्वेलस। लोगों ने कहा कि बाजी पलट गई। सुप्रीम कोर्ट तारीफ, योगेंद्र यादव जी तारीफ के काबिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी कहना चाह रही थी कि तुम्हारे वकील किसी काम के नहीं हैं। तुम्हारे जो बड़े बड़े चेहरे हैं अब कपिल सिब्बल से लेकर और सिंघवी तक, इनको बोलना नहीं आता जो एक समाज शास्त्री अपनी बात कह सकता है कानून और संविधान की निगाह में। और वो बेंच हमको मालूम है, सबको मालूम है जो यहाँ लोग बैठे हैं, कि जस्टिस जेएमएल सिन्हा ने जो फैसला दिया था उस फैसले के लिए उनको कितनी गोपनीयता बरतनी पड़ी थी और कितना उनका जीवन व्यक्तिगत था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ यहाँ का कोई एक जज फोटो खिंचवाएगा और उसको वायरल करेगा। लेकिन जो आदमी इस बेंच को सुन रहा है, कि उस केस को सुन रहा है, वो अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और सारा परिवार मिलकर डिनर के फोटो रिलीज किए जा रहे हैं। जो आदमी इतना दुस्साहस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बैठकर राहुल गांधी के देशभक्ति पे उंगली उठा रहा है, वो सिंधे और फडणवीस के साथ फोटो सेशन कर रहा है। अगर इस दौर की न्यायपालिका इस दिशा में जा रही, इस काली कोठरी में जाकर खड़ी हो जा रही है, तो आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि इस देश में जनादेश को बचाने की लड़ाई जब खड़ी होगी, इस देश में वो वोट की रक्षा की लड़ाई जब खड़ी होगी, तो इन लोग की कोई भूमिका हो, इनकी कोई भूमिका नहीं। यह सत्ता के साथ खड़े मिलेंगे। और इन्होंने कल अपना जाहिर कर दिया। असली चीज राहुल गांधी जी ने पकड़ा। और ये तीसरा गांधी है जिसके पद चिन्ह बिहार की धरती पर पड़ रहे हैं। 1916 शायद रहा होगा जब चंपारण की तरफ महात्मा गांधी ने यात्रा की और भारत की गरीबी को देखकर उन्होंने टाई और सूट बूट उतार के धोती और लंगोट में आ गए। अब पूरा देश बदल दिया। यह बिहार की यात्रा थी। बारडोली सत्याग्रह चल रहा था गुजरात में। दूसरा, सिन्हा जी को बेहतर बता सकते हैं कि बेल्छी में जो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या थी, जब दलित दमन हुआ था और इंदिरा गांधी के इस बारिश, भीगते हुए बारिश में हाथी में बैठ के जैसे उन्होंने चुनौतीपूर्ण यात्रा किया था, उसका राजनीतिक प्रभाव राष्ट्रव्यापी हुआ। और तीसरा राहुल गांधी की यात्रा है। राहुल गांधी की दो यात्राओं ने देश को के फिजा को कितना बदला। कि एक सरकार जो कहती थी एक अकेला सब पे भारी,
एक एक व्यक्ति जो विश्व गुरु से महामानव हो गया था, महामानव से उसकी आगे की श्रेणी में अलौकिक हो गया था, वो 244 पे आगे घुटने के बल 2 यात्राओं से राहुल गांधी ने उसको इतनी औकात पे ला दिया। तो ये जो 30 या 33 जिलों की यात्रा है, यही उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगी जिस लड़ाई में वोट की रक्षा का उन्होंने आह्वान किया है। अभी चुनौती बाकी, अभी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें सच्चे वोटरों को बचाना, अभी वो चुनौती बाकी है कि उसमें जो जिन लोगों का डिलीशन होगा उनके लिए कंप्लेन करना, उनको वोटर लिस्ट में उनके नाम की वापसी करना। और इसीलिए बिहार में जितनी भी पार्टियां विपक्ष की हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, सक्रिय लोग बीएलओ के साथ बैठकर दिन रात काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है। आप वो जो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं खाली दर्शकों को क्लैरिफाई करने के लिए बता रही हूँ कि कल की बैठक की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक वो इनफॉर्मल बैठक थी जो कि सारे सीनियर लीडर्स ने किया, जिसमें सचिन पायलट, कुमारी शैलजा, केसी वेणुगोपाल, ये लोग सब थे। जब वो बाहर निकल कर आए तो कुमारी शैलजा ने भी रिपोर्टर्स से बात किया, सचिन पायलट ने कहा, और राहुल गांधी ने एक झलक परसों ही दे दी थी कि अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि 70 लोकसभा सीटों पर, और कल तमाम टीवी चैनल्स पर ये खबरें आ चुकी हैं कि 70 लोकसभा सीटों पर जहां पर 50,000 से कम के जीत का मार्जिन है, वहां पर बिल्कुल महादेवपुरा की तरह ही खुलासा किया जाएगा सारे डेटा का। जी, देखिए 2024 के चुनाव के बाद एडीआर ने स्पष्ट कहा था कि 59 सीटों में बेईमानी करके जीता गया है। 59 सीटों का उन्होंने पूरा खुलासा किया था कि ये बेईमानी से ये लोग चुनाव जीते हैं। तो ये तो उस समय से ही लग रहा था कि ये अल्पमत की सरकार है, ये बेईमानी से जीती हुई सरकार है, ये वोट के लूट से जीती हुई सरकार। और इस बार राहुल गांधी का जो डिस्प्ले था, जो पावर पॉइंट पोजीशन था, उसमें तो अब शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई। उसके बाद तो जेडीयू से लेकर और नायडू के पार्टी के विधायक और समर्थक भाजपा के खिलाफ बोलने लगे हैं। उसके बाद तो भाजपा के भी ईमानदार लोग कह रहे हैं कि दाल में काला लग गया। उस बिहार की स्थिति यह है कि चाहे पासवान की पार्टी हो, चाहे जीतन मांझी की पार्टी हो, चाहे नीतीश बाबू की पार्टी हो, सबके निचली कतारों में विद्रोह की स्थिति हो गई। उनको लग रहा है कि गरीब समाज और पिछड़े हुए समाज का जो हमारा पार्टी है, उस पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देगा, क्योंकि यही नड्डा जाकर बोला था कि रीजनल पार्टी के राजनीति का जमाना अब खत्म हो गया है। इन सारे मैकेनिज्म के जरिए रीजनल पार्टी जो विशेष तौर पे गरीब तबके की पार्टी बनी है, उत्पीड़ित तबके की पार्टी बनी है, उनको वोटर लिस्ट से निकालकर उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करना भी इनका एक लक्ष्य है। तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरे देश का बुद्धिजीवी राहुल गांधी के एक एक कदम से जो प्रतिध्वनि होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, उसको बारीकी से विश्लेषण करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आ सकता है कि इट इज ए मोर वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज। वो यही कह सकता है कि ये हमारे जस्टिस सूर्यकांत पिछले 2 दिन से कह रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो फिर वो एंटी वोटर नहीं हो सकता। आपने देखा कि जस्टिस सूर्यकांत की तैयारी जो है वो चुनाव आयोग के वकील से ज्यादा थी, और एक एक चीज उन्होंने समझ गया। लेकिन मैं आपके लिए कहूंगा, पब्लिक इंडिया के लिए, ये अकेला चैनल है जिसने पहली बार उठाया था, जब आप वहां बंगलुरु और उसकी बात हो रही थी कि एक की किस्मत जो है बनारस की भी बदलेगी। अजय राय जो हारे हैं वो इस चुनाव को जीतेंगे, और हो सकता है और हो संभव है कि ये कुछ ऐसा बयार बहे कि नरेंद्र मोदी इसी बनारस से इसी चुनाव में पराजित घोषित कर दिए जाए।